केंद्र सरकार का बजट पेश हो चुका है। निर्मला सीतारमण ने ये बजट रख दिया है। जनता को उम्मीदें थी और क्या उनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे कराते हैं। हमारे साथ अनुज तिवारी हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। नरेश गुप्ता बीजेपी के नेता रायपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं और मृणाल पंत कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले अनुज तिवारी जी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। जो बताया जा रहा था कि एक बहुत शानदार बजट इस बार आने वाला है, क्योंकि इस बार सरकार जो है उसमें सारे घटक दल एनडीए की सरकार है। पिछली बार जो बार कहा जा रहा था कि अपनी अपनी मनमर्जी चलती थी, लेकिन इस बार जो बजट सामने आया, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारी पार्टी का घोषणा पत्र कॉपी कर दिया है। जी, इस बार का जो बजट, जो मेरा मानना है कि बहुत ही संतुलित बजट दिया गया है और इसमें इन्होंने सभी सेक्टर्स को, सभी वर्ग के लोगों को कवर करने की कोशिश की गई है। जहाँ तक देखा जाए कि मीडियम वर्ग के लोगों को क्या टैक्स की रेजिस्ट्रेशन तो बहुत अच्छा हमें देखने को नहीं मिला है। केवल एक जो टैक्स स्लैब के चेंजेस की वजह से केवल एक छोटा सा 17,500 का एक जो अमाउंट है उसकी टैक्स की छूट है। बाकी देखा जाए तो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए, जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इन्होंने कदम उठाए हैं इस बजट में। जैसे कि स्किल्ड एम्प्लॉइयों को, जो लोगों को ट्रेन करना ताकि वो एम्प्लॉयबल बन सके, कहीं पे जाके अच्छी कंपनियों में टेक्निकल बेसिस एक जॉब। ठीक है अनुज जी, आपके पास वापस आते हैं। नरेश जी का रुख करते हैं। नरेश जी, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है बजट के बाद। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का घोषणा पत्र कॉपी कर दिया आपने। चलिए, अब ये बात तो तय हो गया ना कि बजट बहुत अच्छा रहा है करके। अब ये राहुल गांधी ने और अभी तक जितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि विपक्ष को भी ये बजट भा गया। कम से कम ये विजन है सरकार का। और देखिए, हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रयोजन नहीं है इस बजट में। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया गया है विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, विभिन्न जगह का। तो उनके लिए स्पेशल जो प्रोजेक्ट्स आएगा उसके लिए 3 लाख करोड़ का व्यवस्था की गई है। यदि राहुल गांधी ने ये कहा कि हमारे घोषणा पत्र का कॉपी कर दिया, तो अब ये समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी जी के राजनीतिक दल के लोगों को तो कम से कम इस बजट का समर्थन कर देना चाहिए। बहुत अच्छा बजट आया करके। ठीक है, प्रतिक्रिया लेते हैं। मृणाल पंत जी, बताइए, आपके सर्वोच्च नेता आपकी पार्टी के बताया, अब उन्होंने ही जब ये कह दिया तो इसके बाद फिर कहीं अब बहस की अब गुंजाइश बचती है क्या? नहीं, राहुल जी ने तो स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि इस सरकार के पास खुद का कोई विजन ही नहीं था। और इस सरकार को जब ये समझ में नहीं आया कि देश में बजट एक बड़ी घटना है, उस बजट में लोगों के लिए क्या दें, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र से 2-3 बड़े मसले उठा के उन्होंने इसमें डालने की कोशिश की, जिसमें उनका आशय था कि युवाओं को इंटर्नशिप करने की जो बात है इसमें, और उसमें 5,000 रुपये महीने की देने की बात है। ये कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में कही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको डाला तो है, उसमें कैविएट लगा दी कि ये उन्हीं लोगों को, युवाओं को मिलेगा जो देश की मुख्य 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करेंगे। आप जानिए कि हिंदुस्तान में जो युवा बीए की, बीकॉम की और इस तरह के सामान्य कोर्स की पढ़ाई करता है, उसे समझ जाना चाहिए कि इस सरकार ने ये कैविएट डाल के, ये नियम लगा के उन सबको इस इंटर्नशिप योजना से बाहर कर दिया है। देश की 500 बड़ी कंपनियों में या तो कोडिंग का काम होता है, या आईटी की प्रोग्रामिंग का काम होता है, या मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, या एमबीए जैसा कोर्स करने वाले मैनेजर्स को वहां पे नौकरी मिलती है। हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले आम नौजवानों को, एससी, एसटी और ओबीसी से आने वाले नौजवानों को, महिलाओं को इस इंटर्नशिप योजना का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। नकल तो की, लेकिन नकल करने में भी अकल नहीं लगाई और लोगों को उसका लाभ देने से वंचित कर दिया। एक और बात, शिक्षा का बजट यूपीए की सरकार में 2013 में जीडीपी का 4.77 यानी 4.5% होता था। इस सरकार ने उसे घटा के केवल 2.50%, आधा कर दिया है शिक्षा पे युवाओं के लिए खर्च होने वाला पैसा। ये दिखाता है कि देश के युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। इसी तरह से रिसर्च पे जो पैसा खर्च होता था,
पिछले साल का जो बजट इस सरकार ने दिया था उसका आधा आपने ही इस बजट में कर दिया है। फिर ये दिखाता है कि दुनिया की, देश की नामी गिरामी रिसर्च में, साइंटिस्ट बनाने में, आगे प्रगति करने में और रिसर्च करने वाली इंडस्ट्रीज को और यूनिवर्सिटीज को सहारा देने में भी इस सरकार की रुचि नहीं है। इसी तरह से कल के आप आंकड़ों को देखें, इस सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि बेरोजगारी का प्रतिशत 8.03 सर्वकालिक इतिहास में आज तक के हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रतिशत है। इन सब को एड्रेस करने का इस बजट में कोई प्रावधान बीजेपी की सरकार ने नहीं किया है। कह दिया हो, लेकिन आपकी मुश्किलें अभी कम होने वाली नहीं हैं, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है। सेंट्रल बजट है, इसलिए आप पर्टिकुलर एक किसी स्टेट जिस पर आपने विशेष कृपा कर दी है। कहा जा रहा है कि गठबंधन के सहयोगियों को, नीतीश जी को और चंद्रबाबू नायडू का खास ख्याल रखा है। ममता जी उधर कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल का कोई ख्याल नहीं रखा गया। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा का कोई ख्याल नहीं रखा गया। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर में आपको तो सारे स्टेट को देख के चलना होगा ना। टैक्स तो हर सूबे से आता है ना। नरेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? नरेश जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अच्छा, हाँ ना, हाँ बोलिएगा, फिर से बोलिएगा। हाँ नरेश जी, हाँ मिल रही है जी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिला। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा को कुछ नहीं मिला। अब आप ये बताइए कि आपने विशेष पैकेज आंध्र प्रदेश और बिहार को दिए हैं अपनी गठबंधन सरकार बचाने के लिए, तो टैक्स तो हर स्टेट से आपको आता है, उनके साथ ये भेदभाव क्यों? देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के साथी ने वो राहुल गांधी के बयान के उपरांत बड़ा क्रिटिसिज्म कर लिया। अब ये अभी थोड़ी देर पहले कुछ बयान मैं सुन रहा था दूरदर्शन पे टीवी चैनलों पर कि ये चुनाव को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से ये बजट बनाया नहीं, गया राहुल जी ने ये भी तो कहा है कि सरकार अब नया ओपिनियन आ गया कि आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर ये बजट बनाया गया है। देखिए, ये हर आदमी अपने एंगल से अपना परसेप्शन ड्रॉ कर रहा है। ये बजट देश के सर्वांगीण विकास के लिए देश के प्रत्येक क्षेत्र को समान रूप से ट्रीट करते हुए अब जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए इन्होंने बैंकिंग फैसिलिटीज को डेवलप किया, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट की जो बैंकिंग फैसिलिटी जो है उसकी जरूरत तो सेंट्रल इंडिया में नहीं है ना। तो ये जिसकी जहां जरूरत है, जैसी आवश्यकता है, उसको राष्ट्र के मूल धारा में मूल रूप में लाकर जोड़ने के लिए समान विकास को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें की गई है। अब इको तो जिसको जो बोलना है सब बोल सकते हैं। जैसे अभी बोला गया है कि महिलाओं के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं है। 3 लाख करोड़ का स्पेसिफाइड डिवेटेड प्रोजेक्ट दिया हुआ है। 3 लाख करोड़ अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। तो आप क्या कल्पना करते हैं आप? कुर्सी बजाओ बजट इनके राष्ट्रीय नेता तो उसको हमारा घोषणा पत्र है बोलते हैं, और उनके प्रदेश के नेता बोल देते हैं कि वो गलत है। नहीं, कुर्सी बजाओ बजट कह रहे हैं वो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया हुआ है राष्ट्र के बजट कुर्सी बचाओ बजट, और उन्होंने लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है अपीज एलाइज। मतलब आप अपने गठबंधन दलों का अपीजमेंट कर रहे हैं। जो आज तक आप लोग कांग्रेस पार्टी पर बार बार मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगाते थे, आज आप पर अपीजमेंट का आरोप लग रहा है, लेकिन एलाइज पर, आपके गठबंधन सहयोगी दलों का। नहीं, देखिए जो आपने कहा ना, हम आरोप नहीं लगाते थे, ये सिद्ध आरोप है। ये आरोप नहीं, ये सिद्ध है जो कांग्रेस पार्टी करते रही है आज तक। ठीक है, मृणाल पंत जी, देखिए ये उस प्रदेश की जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों के हिसाब से वो सारी व्यवस्था करके दी गई है। आज बिहार को देखिए, सबसे ज्यादा बाढ़ पीड़ित प्रदेश होता है पूरे देश में वो। तो क्या उसको वो जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए? ठीक है, मृणाल पंत जी, कल्पना क्या कर रहे हैं? आपको क्या दिक्कत है? नई राजधानी बन रही है, बिहार को स्पेशल पैकेज है, नया राज्य बन रहा है, उसको नई राजधानी चाहिए, तो उसको व्यवस्था नहीं देनी चाहिए। कुमार को अपने ऊपर कुछ खर्च करना होगा, वो जनता के विकास में ही लगना है ना, देश का हिस्सा है। आप भी वहां पर कुछ समय तक सरकार में रह चुके हैं, आपकी पार्टी। नहीं, वो उस प्रदेश की, आंध्र प्रदेश और बिहार की जनता को कांग्रेस पार्टी के लोग, मुझे लगता है कि देश की जनता नहीं मानते हैं। ठीक है, जवाब देते हैं, इस लेवल का उसका क्रिटिसाइजम कर रहे हैं। ठीक है, जवाब आवश्यकता है कि नहीं, ये तो तय कर लीजिए। ठीक है नरेश जी, जवाब ले लेते हैं। आपने सवाल कर लिया, मैंने भी सवाल कर लिया, बोलिए मृणाल पंत जी।
नहीं, अच्छी बात है किसी राज्य को जी पंडित जी, ये अच्छी बात है कि किसी राज्य को मदद की, लेकिन मैं पहले भी कह रहा हूं कि जब ऐसी मदद किसी एक राज्य को की जा सकती है तो दूसरे राज्यों को क्यों छोड़ा जा रहा है? अगर नई राजधानी बनाने के लिए अमरावती के लिए आंध्र प्रदेश को पैसा दिया गया तो नया रायपुर बनाने के लिए उतना ही पैसा छत्तीसगढ़ में भी दिया जाना चाहिए था, उतना ही पैसा रांची में भी दिया जाना चाहिए था। झारखंड भी नया राज्य बना है पटना से, बिहार से टूट के। बिहार को दे सकते हैं 57 लाख करोड़, लेकिन रांची को देने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि रांची में जो सरकार है वो विपक्षी दलों के गठबंधन की सरकार है। वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डालने के लिए सरकारी एजेंसियां लगेंगी, लेकिन आदिवासी है वहां तो और ज्यादा पैसा देना चाहिए। वहां पे प्रति व्यक्ति आय कम है, वहां पे नौकरियां कम है, झारखंड की स्थिति बाकी राज्यों से शिक्षा का स्तर कम है। तो इस तरह से जो सरकार का ध्यान है पूरी तरह से आम जनता की कीमत पे, अपनी सत्ता को बचाए रखने पे है, और इस पर हमें आपत्ति है। अगर सभी राज्यों के लिए इसी तरह केंद्र सरकार अपने केंद्रीय मत के हिस्से में कटौती करके जिस तरह से बिहार को और आंध्र प्रदेश को पैसा दिया, उस तरह से दूसरे राज्यों को भी दे देती, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, पूरे हिंदुस्तान को एक दृष्टि से देखती। यहां तक कि मणिपुर में जहां इतनी अशांति फैली हुई थी, उस मणिपुर के उद्धार के लिए कुछ पैसा दिया जाना चाहिए था। इस बजट में उसके लिए भी कोई पैसा नहीं है। 2 राज्य हैं जहां पे बारिश के कारण, बाढ़ के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई थी, उनके लिए भी इस बजट में कोई पैसा नहीं है। इससे साफ दिखाई देता है कि अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पक्षपातपूर्ण बजट प्रस्तुत किया है। कई राज्यों को दें, अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। दूसरे राज्यों को ना दें, इसका पूरा घोर विरोध करेंगे और इस सरकार से डट के लड़ाई भी लड़ेंगे। ठीक है मृणाल जी, वापस लौटते हैं आपके पास। और फाइनेंशियल एक्सपर्ट अनुज तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, एक तो आप राहुल गांधी के इस बयान पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कॉपी पेस्ट किया। जब वो ये बात कह रहे हैं उसके बावजूद भी हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं उनको आखिरकार संतुष्टि क्यों नहीं हो रही? भाई, किसी का घोषणा पत्र कॉपी पेस्ट हो जाए, इससे अच्छी खुशी की बात और क्या होगी? और फिर आप अपने नजरिए से इस बजट को कितने नंबर देते हैं? अनुज तिवारी जी। अनुज तिवारी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अनुज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अनुज जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं अपनी पीसीआर टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि तकनीकी खामी को इसको दुरुस्त कराया जाए। और तब तक मैं नरेश जी का कमेंट लेता हूं। नरेश जी, आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिएगा, ये जो मेरे कांग्रेस के मित्र जो बार बार बोल रहे हैं ना कि ये सत्ता बचाने के लिए ये सारा किया जा रहा है, और इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पैसे नया राजधानी बनाने के लिए नवा रायपुर को और रांची को देना चाहिए। अब मुझे बताइए, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य और रांची कब बना? रांची और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को बने आज 24 वर्ष हो गए हैं। इसका भी ध्यान रख लीजिए। और यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो चुका है तीनों राज्यों में। 24 साल से काम कर रहे हैं ये राज्य, 24 साल से स्थापित हैं। आप कल्पना कर लीजिएगा, उसके बाद कोई चीज बोलिएगा इन राज्यों की राजधानी के लिए पैसे दिए जा रहे हैं और कैसे दिए जा रहे हैं और क्या आधार है। ऐसा मैं बोला ना, सिर्फ चलते चलते आरोप लगा देना बड़ा आसान है। आज भी नया रायपुर राज्य 2000 में बना है, आज 24 साल कंप्लीट हो गए। आइए नया रायपुर घुमाता हूं, आपको समझ में आएगा कि क्या डेवलपमेंट है छत्तीसगढ़ में। तो 5 साल आपने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया कांग्रेस ने, उसके बाद भी आपको नया रायपुर का डेवलपमेंट दिखाया जाएगा। आइए, आपके मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 2.5 संख्या में उस राजधानी क्षेत्र में नहीं गए, राजधानी में, नए राजधानी के मंत्रालय में, तो भी आपको वहां का डेवलपमेंट दिखेगा। क्या डेवलपमेंट है? ये अंतर है 2 सरकारों में और 2 राजनीतिक दल के चरित्र में। ठीक है मृणाल जी, मैं हम तो 6 महीने में जितने बार विजिट किए ना, ठीक है नरेश जी, उसका 1/4 हिस्सा उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में मुझे समझ में नहीं आई। हो सकता है आप मुझे बेहतर तरीके से समझा दें। राहुल गांधी जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। मृणाल जी, मेरा सवाल सुन लीजिए।
मडाल जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, बहुत बहुत सिंपल, बहुत आसान सवाल है। सोशल मीडिया पर उन्होंने दो बातें लिखी, लेकिन दोनों ही विरोधाभासी है। वो कह रहे हैं कि बजट में आम आदमी को कोई राहत नहीं है, कुर्सी बचाओ ये बजट है, सहयोगियों को खुश किया गया है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट है ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का। तो ये विरोधाभासी दो बातें हो रही हैं। मडाल जी, पंडित, मैं आपको क्रम से समझाता हूँ। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की कई सारे बातें की थी जिनकी नकल करने की इस बजट में कोशिश की गई है। ठीक है, लेकिन हर नकल के साथ कुछ न कुछ नियम इस तरह से जोड़े गए हैं कि आम लोगों को उसका कोई फायदा मिलने नहीं वाला है। उदाहरण के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या निर्धारित कर दी गई है, जो बात कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में थी। अगर हमारी सरकार आती तो छोटे छोटे शहरों में भी वो हॉस्टल बनते, लेकिन ये संख्या निर्धारित करके भारतीय जनता पार्टी ने उसे बजट में तो ले लिया, लेकिन उसका लाभ देश भर की महिलाओं तक न पहुंचे ये भी सुनिश्चित कर दिया। क्रेच लगाने की बात की गई। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि वो बनेंगे, समस्त शासकीय कार्यालयों में बनेंगे, निजी स्थलों पर भी जहां भी महिलाएं कार्यरत हैं वहां बनेंगे। इस बजट में उसका उल्लेख तो है, लेकिन कहां बनेंगे इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। नकल जरूर की गई है, लेकिन अकल नहीं लगाई गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बजट को लोक लुभावन बनाने के लिए, जनता के लिए उपयोगी बनाने के लिए इस तरह की चीजें कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से चुराकर डाली गई हैं। इस बात को राहुल जी ने इंगित किया है, लेकिन मंशा भी साफ दिखाई दे गई इस सरकार की कि उसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंचे। राहुल जी ने दूसरी भी बात कही, और दूसरी बात तो स्पष्ट तौर पे प्रमाणित है कि ये सत्ता बचाने का बजट है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, और इसमें किसी तरह का कोई विरोधाभास इस स्पष्टीकरण के बाद नहीं है। ठीक है, नरेश जी जवाब देंगे इस बात का। कुर्सी बचाओ, अपनी सत्ता बचाओ, इसलिए तोहफा दे दिया गया दोनों ही अपने पावरफुल एलाइज को, आंध्र प्रदेश को और बिहार को। क्या कहेंगे आप इस पे नरेश जी? सर आवाज मिल रही है आपको? देखिए, ये सत्ता बचाने का चरित्र जो है ना, कांग्रेस पार्टी ही आज तक करते आई है। सत्ता बचाने का झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला जो स्कीम है पूरा देश जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। उस बात को आज तक किसी ने नहीं भूला है। हमारी सरकार थी कि एक वोट एक साल की लीज लेने की कोशिश कर ली, किस रूप में और किसने एक वोट डाला था, वो भी उसके विवेक पे अटल जी ने छोड़ा था। उसको भी अटल जी ने उसके विवेक पे छोड़ा था। जिस व्यक्ति को वह कांग्रेस का नेता था, और वो उस राजनीतिक दल के, उस राजनीतिक चरित्र के लोग हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला स्कैम करने वाली सरकार नहीं है हमारी। और जहां तक सवाल है ये जो बोल रहे हैं कि हमने कॉपी पेस्ट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो इस देश की आवश्यकता अनुकूल, इस देश की जनता के लिए जो बेस्ट, आज की इकोनॉमी में जो बेस्ट पॉसिबल होगा, हमारी प्रायोरिटीज है। बताइए, आप अपनी एक एक्सपर्ट एडवाइस भी दीजिए। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाया, अगर उस पर भी आप कुछ कहना चाहें कि ये बस अपनी सत्ता को बचाने का बजट है। जी, सत्ता के बचाने का बजट तो ये कहा सकता है कि जो राज्यों को विशेष उसमें लाभ दिया गया है, जैसे बिहार को एक ज़रूरत से ज़्यादा, जो अगर ये नहीं कह सकते ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन हाँ केवल उन्हीं राज्यों को फोकस किया गया है जो कि बीजेपी के साथ में है, राज्य के पार्टी के साथ में है, इसलिए उनको ज़्यादा दिया गया है। वो ज़्यादा संतुलन दूसरे राज्यों के साथ नहीं दिया गया, ये एक अभाव है इस बजट में। जैसे कि बिहार में जो एक्स्ट्रा पैकेज दिए गए हैं और कॉरिडोर बनाने का, और सिमिलरली आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के लिए भी तो एक एक्स्ट्रा उसमें प्रेफर दिख रही है। सिमिलरली अगर दूसरे राज्यों को भी दिया जाता तो शायद इस बजट में और भी अच्छा होता। जैसा कि आपने भी पहले भी कहा था कि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का कॉपी पेस्ट है, तो ये एक पॉजिटिव नोट में लेना चाहिए, क्योंकि अगर जो उन्होंने जिन चीज़ों को पॉजिटिव देकर अपने मैनिफेस्टो में डाला, और अगर उसमें बीजेपी ने आया तो उन्हें उसकी चीज़ को सराहना देनी चाहिए कि ठीक है, उन चीज़ों को बीजेपी ने एक्सेप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव नोट है। अब बाकी मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मिडिल क्लास का अगर देखा जाए जनसंख्या घनत्व तो अपेक्षाकृत ज़्यादा ही रहेगा। मिडिल क्लास के लिए क्या खुश होने जैसी बात है इस बजट में अनुज जी? मिडिल क्लास के लिए इसमें रोजगार के अवसर और बढ़ने के चांसेस हैं। जैसा कि सरकार का इसमें
एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए काफ़ी फोकस किया गया है। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, जैसे कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है जी। एमएसएमई सेक्टर को जो मशीनरी लेने के लिए विदाउट गारंटी, विदाउट कोलेटरल लोन देना, प्लस 100 करोड़ तक के लोन की उनको बढ़ा दिया कि एमएसएमई सेक्टर को एक कंपनी 100 करोड़ तक का लोन ले सकती है। दूसरा, इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पे डेवलप हो रही है जो इंडिया में, जिससे इंडस्ट्रियल पार्क में इंडस्ट्री जाएंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जो फॉर्चून 500 कंपनीज हैं जी, उनको एम्प्लॉइयों को इंटर्नशिप अंडर द CSR में उनको जो लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी, जिससे कि उनको रोजगार के अवसर बढ़े। ये एक बहुत ही अच्छा इसमें स्टेप लिया गया है कि जो CSR के कवरेज में जो एम्प्लॉइयों को ट्रेनिंग देने का जो स्कोप लाया गया है, बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जहाँ पे प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी होगी फॉर द इंडिया की ग्रोथ के लिए, टूरिज्म सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा इन्होंने डेवलप किया हुआ है। तो देखा जाए तो इसमें एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे प्रोविजंस हैं, जिससे कि आम लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो नरेश गुप्ता जी और मडाल जी, आपसे वक्त है आपसे विदा लेने का। बहुत शुक्रिया, आप न्यूज़ 24 के साथ इस चर्चा में जुड़े। और अरुण जी, आप मेरे साथ बने रहिए। अगर हम इन शॉर्ट अगर बात करें, गरीब, महिला, युवा, किसान, ये 4 चीज़ें हैं जिसको लेकर ये बजट जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। अब इसमें अगर आप बताएं कि युवाओं के लिए खास तौर पर क्या है और युवा कैसे खुश रह सकते हैं, उनका जीवन स्तर कैसे बढ़ने वाला है, क्योंकि एक बड़ा दर्शक वर्ग है न्यूज़ 24 का भी। युवाओं के लिए इस बजट में क्या खास है, ये आप थोड़ा सा विस्तार से बता सकें तो अनुज जी। देखिए, युवाओं की जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है एक एजुकेशन और दूसरा रोजगार। एजुकेशन के ऊपर उन्होंने बोला है कि 10 लाख तक के लोन का प्रोविजन किया हुआ है कि 10 लाख तक लोन का एक सब्सिडाइज रेट पे लोन ले सकते हैं। तो इससे उनके एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, हायर एजुकेशन। और वो हायर एजुकेशन जो लोन है वो केवल इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन है डोमेस्टिक, केवल उन्हीं के लिए है। फॉरेन में अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए उपलब्ध नहीं होगा जी। दूसरा जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए, जब जैसे मैंने बोला कि दूसरी कंपनियों को एम्प्लॉयमेंट में जो बढ़ेगी, जनरेट हो रही है इंडस्ट्री से, तो उससे उनको लाभ मिलेगा। और एक दूसरा है कि मोबाइल पे जो कस्टम ड्यूटी कम हुई है, तो ऑब्वियसली मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर उसका जो दाम कम होंगे, मूल्य कम होंगे, तो वो उनके लिए एक और अच्छी बात है कि उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। अनुज जी, देश की आधी आबादी महिलाओं का भी जिक्र होना लाजिमी हो जाता है और उनको सबसे ज्यादा चिंता रहती है अपनी किचन की। किचन का बजट कम हुआ है, बढ़ेगा या फिर न्यूट्रल रहने वाला है, जैसा पिछले साल था वैसे ही आगे रहने वाला है? जी, महिलाओं के जिक्र पे मैं सबसे पहले एक बोलना चाहता हूं कि जो इस बार गवर्नमेंट ने सुधा मूर्ति के इनिशिएटिव पे सर्वाइकल कैंसर के जो वैक्सीनेशन है उसको एक उन्होंने सपोर्ट दिया है। अब ये गवर्नमेंट की स्कीम हो गया है कि महिलाओं और को एक एज ब्रैकेट में है उनको प्रमोट करेंगे फॉर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन का। देखिए, बहुत अच्छा स्टेप है महिलाओं के लिए। दूसरा, जो किचन की बजट पे, तो इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है कि जो किचन के उसमें मूल्य में कुछ कमी कर सके, क्योंकि किचन की जो सबसे महत्वपूर्ण आइटम होते हैं वह गैस है और अनाज के आइटम्स हैं, उन पे तो ऐसा कुछ कोई विशेष वो नहीं है। आगे फ्यूचर में अगर हो सकता है कि जो ऑयल सीड्स की स्टोरेज और उसकी जो तेल के दाम कम कर पाएं, तो एक उसका बजट का इफेक्ट देखने को मिलेगा, बट अभी डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं दिख रहा है। और इसके साथ एक अगला जो कंटेंट रखा गया, जो अवयव रखा गया है, वो अन्नदाता को भी शामिल किया गया है इस बजट में। सरकार की तरफ से पिछली बार भी बहुत बार कहा गया कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे। हालांकि कोरोना महामारी की भेंट बहुत सारी तैयारियां चढ़ गई, लेकिन अब पोस्ट कोरोना जब देश धीरे धीरे इकोनॉमी भी आगे बढ़ रही है, अब कैसे देखते हैं आप किसानों के जीवन स्तर में क्या बदलाव आने वाला है इस बजट से? जी, किसानों के जीवन स्तर पे बदलाव बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं जी। जो हमारा वेदर है, क्लाइमेट है, उसकी उनकी फसल की गुणवत्ता के ऊपर भी डिपेंड करता है। और दूसरा, जो उनकी फसल हो रही है उस फसल का उनको उचित मूल्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और
थर्ड पॉइंट, जो उनकी किसान जो सिंचाई की जो लागत है वो लागत कम हो रही नहीं हो रही है। इस बजट में यूरिया पे कोई सब्सिडी को इंक्रीमेंट किया गया नहीं है, तो इसलिए उनकी कॉस्ट तो कम होने का इसमें कोई इस बजट में नहीं है। इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने ये जरूर उल्लेख किया है कि किसानों की जो मूल्य का जो उनके एग्रीकल्चर का जो मूल्य है उनको और बढ़ाएंगे, उनके इनकम को बढ़ाया जाएगा। बढ़ाने के जो तरीके हैं, जो स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ा करके और उनकी मार्केटिंग के रेवेन्यूज को और बढ़ा करके फिर उसमें उनको इनकम को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको भी बढ़ाने की बात की गई है। अरुण जी, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े और इतनी आसान भाषा में आपने दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए।